बैरागी जी। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मेजर शक्तिराज कौशिक जी को कि वो अपनी रचना का पाठ करें। इनके बाद अंजू प्रबंधा जी तैयार हैं। मेरी लघुकथा का शीर्षक है गंगा स्नान। बेटी की शादी ठीक प्रकार हो जाने के बाद नरेश और विमला ने गंगा स्नान का प्रोग्राम बनाया। बठिंडा से हरिद्वार के लिए रेलगाड़ी में बस रिजर्व करा दी। वे गांव से बठिंडा के लिए बस में बैठे। रास्ते में सड़क पर एक्सीडेंट हुआ मेरा। बस ड्राइवर ने बस रोकी और 108 नंबर को एम्बुलेंस के लिए फोन किया। 2 घायल व्यक्ति बेहोश पड़े हैं और खून बह रहा है। उसके बाद वे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगा तो नरेश और उनकी पत्नी वहीं उतर गए ताकि वे घायलों की कुछ मदद कर सके। संयोगवश एम्बुलेंस आने से पहले ही एक जीप आ गई। नरेश ने जीप वाले से घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए अनुरोध किया तो वह तुरंत तैयार हो गया। अस्पताल पहुंचते ही शीघ्र उन्होंने इलाज शुरू करवाया। दोनों को होश आ गया तो नरेश ने जीप ड्राइवर से कहा कि हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दो क्योंकि हमें हरिद्वार की गाड़ी पकड़नी है। ड्राइवर बोला, आप स्टेशन पहुंचते पहुंचते तो गाड़ी निकल जाएगी। आज तो आपके हाथों यही पुण्य लिखा था, गंगा स्नान का पुण्य फिर कभी सही। नरेश एवं विमला के हाथ प्रणाम की मुद्रा में ऊपर की ओर उठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर शक्तिराज कौशिक जी। इसके बाद मैडम अंजू प्रबंधा जी, उसके बाद सीमा भाटिया जी तैयार हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं अपनी जो लघुकथा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है 100/100। रामू बगिया में पिता के साथ पौधे रोपने और कुड़ाई करने में मदद कर रहा था। क्यों रे रामू, पेपर मिल गए? नहीं मालकिन, बड़ी मालकिन ने अचानक आकर पूछा तो रामू सकपका गया। जी मिल गए, अकलाते हुए उसने जवाब दिया। कितने नंबर आए? रोबीली आवाज में पूछा गया। 35। सिर्फ 35? कुछ शर्म यहाँ है कि नहीं? देखता भी है कि सारा दिन तेरा बाप खटता है, क्या जरा भी दया नहीं तेरे मन में? जोरदार डांट पड़ी और अभी ना जाने कितनी देर पड़ती रहती कि अचानक बापू बीच में आ गए। मालकिन, ये सारा दिन मेरे साथ खटता भी तो है। स्कूल से आते ही कपड़े बदल जल्दी जल्दी खाना खा मेरे लिए खाना लेकर आता है और फिर मेरे साथ ही काम में जुट जाता है और फिर घर पहुंचकर देर रात तक पढ़ता भी रहता है। पढ़ाई के बिना आजकल कुछ नहीं, इसके भले के लिए समझाती हूँ, बड़ी मालकिन ने समझाने के लहजे में कहा। जो बच्चा अपने पिता के प्रति दया भाव रखे उससे बड़ी बात और क्या होगी मालकिन। और नंबर भले इसके पढ़ाई में 35 नंबर आए हों पर मेरी तरफ से तो 100/100 ही है। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैडम सीमा भाटिया जी, उसके बाद प्रद्युम्न भल्ला जी तैयार रहे। नमस्कार, मेरी लघुकथा का शीर्षक है अपने अपने आसमान। चेतना मन ही मन गुनगुनाते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। आज बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की भी उसे कोई चिड़ नहीं हो रही थी। बहुत खुश थी वह। 20 वर्ष की इस मल्टीनेशनल कंपनी की प्राइवेट नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वह अपने कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया महसूस कर रही थी। अपने आप को और परिवार को समुचित समय न दे पाने का जो अपराध बोध इतने वर्षों से उसे सहाता रहा था उसे शायद वह कम कर सकेगी।
वैसे पिछली रात डिनर पर उसने इस फैसले के बारे में हिमांशु और दोनों बच्चों को थोड़ा सा संकेत दे दिया था कि अब अपने कमजोर स्वास्थ्य और परिवार की सुदृढ़ होती आर्थिक स्थिति की वजह से उसे नहीं लगता कि उसे अब अपनी इस 9 से 6 बजे वाली उबाऊ नौकरी को जारी रखने की कोई जरूरत है। चेतना ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और फ्लैट में प्रवेश किया। चुपचाप आकर बैठक में पड़े सोफे पर सुकून की लंबी सांस लेते हुए बैठ गई। अंदर डाइनिंग रूम से आवाजें आती सुनकर वह हैरान हो गई। आज शायद हिमांशु ने भी अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी, पर सुबह तो उसने कुछ नहीं बताया था। शेफाली और प्रतीक भी स्कूल से आ चुके थे। पापा, ये मम्मी को नौकरी छोड़ने की क्या सूझी एकदम से? अभी तो उनकी रिटायरमेंट को 10 साल पड़े हैं। ये शेफाली का सवाल था। हाँ, मुझे भी बहुत हैरानी हुई उसकी बातें सुनकर। भला घर आई लक्ष्मी को भी कोई ठोकर मारता है। मैं भी दफ्तर से आज इसीलिए हाफ डे लेकर आया हूँ ताकि तुम लोगों से इस बात पर चर्चा कर सकूं कि तुम्हारी मम्मी को इस नौकरी पर जारी रखने के लिए कैसे सहमत किया जाए। हाँ पापा, आप बात करो मम्मी से। घर रहकर तो हमेशा बस हम दोनों को पढ़ाई के लिए लेक्चर और दोस्तों से मिलने जुलने पर टोका टाकी ही तो करेंगे, प्रतीक ने मजाकिया लहजे में कहा। मुझे तो रसोई घर में नए नए पकवान बनाने के लिए उनसे कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसका क्या? शेफाली चिंतित थी। अरे, तुम लोगों को अपनी पड़ी है। इस उम्र में घर पर बैठकर जो खाकर अपने शरीर को बढ़ाकर टुन कर लेगी, वह अलग से। और खिलखिलाते हुए तीनों अपने अपने बर्तन सिंक में रखकर डाइनिंग रूम से बाहर आ गए। सामने चेतना को बैठे देखकर तीनों अचकचा गए, पर चेतना फोन पर व्यस्त थी। हाँ शैलजा, दे दिया इस्तीफा आज। अरे यार, बहुत जी लिए दूसरों के लिए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हिमांशु भी अब अच्छा खासा कमा रही है। अब तो घूमेंगे फिरेंगे। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी और लेखक के अपने शौक को भी पूरा कर सकूंगी। वैसे भी धन तो खूब कमा लिया, अब कुछ समय खुद के लिए जीना चाहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कोई आसमां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सीमा भाटिया जी। इसके बाद प्रद्युम्न भल्ला जी, इनके बाद राधेश्याम भारती जी तैयार हैं। मंचासीन और उपस्थित विद्वत समाज को नमन करते हुए लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है बड़े साहब। आज हरिया बहुत खुश था। 3-4 दिन की भागदौड़ के बाद आखिर पैसे निकलवाने की मंजूरी मिल ही गई। हर वर्ष ऐसा होता था। मंजूरी मिलने पर वह बड़े बाबू की शरण में जाता था, जहां कुछ देकर ही रुपए निकलते थे। इस कुछ में बड़े साहब का भी हिस्सा था, ऐसा बड़े बाबू कहते थे। इस बार हरिया ने सोचा, क्यों न बड़े साहब से ही मिला जाए और सीधी बात की जाए। यह सोचकर वह बड़े साहब के दफ्तर की ओर चल पड़ा। किसी भी काम के लिए सीधे बड़े साहब से मिलें की तख्ती पढ़कर उसका हौसला बढ़ा। मे आई कम इन सर? हरिया ने डरते डरते पूछा। दफ्तर में पानी पिलाने का काम करते करते यह वाकया उसने सीख लिया था। यस, साहब ने सर उठाया। साहब, मैं वाटरमैन हरिया। हाँ कहो। साहब ने बिना उसकी ओर देखे कहा, साहब ये मेरा छोटे से लोन का बिल था, आपके साइन हो जाते तो। हरिया ने फुर्ती से बिल आगे किया। साहब ने साइन किए। वह लौटने लगा। सुनो, साहब ने कहा। जी? हरिया ठिठक गया। उसे लगा अब साहब उससे पैसे भी मांग सकते हैं अथवा बिल भी लटका सकते हैं। इधर आओ, साहब ने जोर देकर कहा तो हरिया उनके बिल्कुल समीप जाकर खड़ा हो गया। साहब ने उसकी ओर गौर से देखते हुए कहा, अच्छी पगार है तुम्हारी, कपड़े साफ सुथरे पहना करो, होते नहीं क्या इन्हें? यह लो, इनसे साबुन खरीद लेना। आइंदा जब आओ तो कपड़े साफ सुथरे और धुले हुए पहन कर आना। कहकर साहब ने उसे 100 का नोट थमा दिया। हरिया को कुछ नहीं सूझा।
वह साहब के पांव पकड़कर बोला, साहब, आपके नाम पर बड़े बाबू हर वर्ष मुझसे पैसे ऐंठते रहे। आप तो देवता आदमी हैं। कहते हुए उसकी आंख भर आई। दफ्तर से बाहर निकलते हुए हरिया सोच रहा था, काश वह बड़े साहब से पहले ही मिला होता। दूसरों की बातें सुन सुनकर अपना नुकसान करता रहा। उधर दफ्तर में बैठे बड़े साहब सोच रहे थे, काश ये हरिया और हरिया जैसे न जाने कितने सीधे उन तक पहुंच पाते। न जाने ऐसा कब तक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न भल्ला जी। इसके बाद राधेश्याम भारती जी अपनी जो कथा लेकर आएंगे। इनके पश्चात अशोक दत्त जी तैयार हैं। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है धर्म। उखाड़ फेंको इन बैरियरों को, ऐसा कहकर ट्रैक्टरों पर बैठे किसानों के साथी उनका हौसला बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस किसानों पर वाटर कैनन से वार करके उन्हें पीछे की ओर धकेलने में लगी थी। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद किसानों ने वही मोर्चा थाम लिया। पुलिस भी वही डटी रही। इसी बीच एक पुलिसकर्मी का दम घुटने लगा। वह अपने साथियों से पानी की गुहार लगाने लगा, पर उन हालात में पीने का पानी उनके पास कहां से आता। सूखी खांसी उसे बेदम किए जा रही थी। उसे बेहाल देख एक किसान पानी की बोतल लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। बाबे, तुसी आ की कर रहे हो? थोड़ी देर पहला तां यही पुलिस वाला लाठियां पांज रहा सी, अब तुसी ओनू पानी पिलांदे हो? मरण दो, ताही अकल ठिकाने आऊगी। पुत्र, तुसी ठीक कहंदे हो, पर कुछ नहीं, इत्थे ही बैठो जी। पुत्र, तुसी किवें भूल जांदे हो, उस वक्त तां वो पुलिस वाला अपना धर्म निभा रहा सी और हुण मैं अपना। मानव धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता पुत्र। ऐसा कहकर वह किसान पानी की बोतल लेकर पुलिसकर्मी की ओर बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम भारती जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अशोक दत्त जी से कि वो आके अपनी लोक कथा का पाठ करें। इनके बाद कांता राय जी तैयार रहे। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दो दृश्य। दो दृश्य। अपने पिल्लों के साथ एक कुतिया नाली के बगल में पड़े कूड़े के ढेर पर अपने तथा पिल्लों के लिए रोटी तलाश लेती। आज रात भारी बर्फबारी हुई। कूड़े का ढेर बर्फ में दब गया था। कुतिया अपने पिल्लों को लेकर मेरे कमरे के सामने बन रहे नए मकान में आ गई। मकान के कमरे में सीमेंट की खाली बोरियां पड़ी थी। उसने वहीं अपना डेरा जमा लिया। दिन जैसे जैसे चढ़ने लगा, भूखी कुतिया के स्तनों को भूखे पिल्ले चूस चूस कर बुरा हाल करने लगे। शायद स्तनों से निकलता दूध उनके लिए पर्याप्त नहीं था। भूखे पिल्लों की चूं चूं की आवाजें हमारे कमरे तक आ रही थी। मेरी पत्नी ने जब ये दृश्य देखा तो रात की बची रोटियां लेकर उस कमरे की ओर चल दी। मैं खिड़की से ये सब देखे जा रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, कुतिया उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगी। ऐसे लगा मानो वह मेरी पत्नी पर फूट पड़ेगी। तभी मेरी पत्नी ने उसे प्यार से पुचकारा और रोटियां तोड़कर उसके मुंह के आगे डाल दी। अब कुतिया आश्वस्त हो गई थी कि उसके बच्चों को कोई खतरा नहीं है। कुतिया ने रोटी सूंघी और एक तरफ खड़ी हो गई। भूखे पिल्ले रोटी पर टूट पड़े। कुतिया पास खड़ी अपने पिल्लों को रोटी खाते देखे जा रही थी। सारी रोटी पिल्ले चट कर गए। भूखी कुतिया ने एक भी टुकड़ा नहीं उठाया। मातृत्व के इस दृश्य को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और इस मातृधर्म के आगे मेरा मस्तक स्वतः नत हो गया। अब आता है दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य, ये दृश्य भी मेरे शहर के थाने का था। एक महिला पुलिस कर्मी की गोद में 1.5 साल की बच्ची चिपकी हुई थी।
पूछने पर पता चला कि कोई महिला इसे जंगल में छोड़ गई थी कि कोई हिंसक जानवर इसे खा जाएगा। परंतु ईश्वर की कृपा कि आर्मी एरिया होने के कारण पेट्रोलिंग करते जवानों ने बच्ची के रोने की आवाजें सुनी तो उसे उठा लाए और पुलिस के हवाले कर दिया। जंगल में बच्ची मिलने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी तो पता चला कि बच्ची की मां प्रेमी संग फरार है और पिता को बच्ची कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सौंपी जाएगी। सब लोग उस बच्ची की मां को लानतें दे रहे थे। मेरे द्वारा देखे गए दोनों दृश्य मेरे मानस पटल पर रील की भांति आ जा रहे थे। दूसरे दृश्य को देख मैं अंदर ही अंदर पिघलने लगा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक दत्त जी। इसके बाद मैडम कांता राय जी, इनके बाद डॉक्टर सुशील कौशल जी तैयार है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है प्रकाश के मुहाने पर। माँ, मैं इस बार भी चुनाव जीत गई। मैंने अपने प्रतिद्वंदी को 7,000 वोट से हरा दिया है। अब मैं अपने राज्य की मुख्यमंत्री बनने जा रही हूँ। तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ कि तुम पुराने जमाने की सोच विचार वाली महिला हो। तुम मुझे घर की चाहर दीवारी में भरी पूरी गृहस्थन देखना चाहती थी। तुम्हारी इस सोच के कारण ही मैंने शादी न करने का निर्णय लिया था। माँ, तुम मुझे कॉलेज पढ़ाना नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता था कि मैं कॉलेज जाकर बिगड़ जाऊंगी। पापा चाहते थे कि मैं कॉलेज जाऊं, शायद इसलिए कि उनके सभी दोस्तों की लड़कियां भी कॉलेज में पढ़ रही थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, मेरे लिए तो वरदान ही साबित हुआ। बचपन से तुमने जैसा चाहा वैसा ही मैंने खाया और पहना। जब से होश संभाला पाया कि मैं तुम्हारी सभी बातों को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती हूँ। मैंने कई बार देखा सुना कि तुम मेरे पीठ पीछे बहुत तारीफ किया करती थी, लेकिन सामने पड़ते ही सख्त व्यवहार करती थी। मुझे याद है कि पापा ने जब मेरा दाखिला स्नातक की पढ़ाई के लिए उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में करवाया था, तब तुमने उनसे हफ्ते भर बात नहीं की थी। तुम कहीं न कहीं मन में यह आस लगाए हुए थी कि मैं कॉलेज जाने के पश्चात भी नहीं बदलूंगी। तुमने जो मुझे संस्कार दिए थे उस पर बहुत यकीन था, लेकिन माँ, तुम नहीं जानती थी कि मैं अपने स्कूल के दिनों में तेज छात्राओं में गिनी जाती थी। भला कैसे जान सकती थी तुम? मेरे स्कूल के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो कभी गई नहीं, या यूं कहे कि पापा तुम्हें कभी लेकर नहीं गए। उन्हें लगता था कि विद्यालय संबंधित चीजों को तुम नहीं समझ पाओगी। स्कूल में बिताए 5.5 घंटे तुम्हारे संस्कार पर भारी पड़ गए थे। माँ, तुमने ठहराव को जीवन माना था और पापा परिवर्तनशील आधुनिक विचारों में आगे रहते थे। तुम्हें मालूम था कि पीजी की डिग्री लेते लेते मैंने छात्र संघ का चुनाव भी जीता था और अध्यक्ष भी बनी थी। कॉलेज से निकलते निकलते मेरी दुनिया ही बदल गई थी। तुमने मेरी इस नई दुनिया को बड़ी भद्दी सी गाली दी थी। माँ, तुमसे जो मैंने गालियां खाई वो बाद में जाकर राजनीति में बड़ी काम आई। साल दर साल सफलता के पायदान चढ़ती रही और तुमसे शनय शनय दूर होती गई। इस बीच पापा मेरे चुनाव कैंपेन में भाग लेने के लिए आते रहे। उनको मेरे आसपास का माहौल बड़ा रास आता है। वे यहाँ के लोगों से काफी घुल मिल गए हैं। मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है। समय के साथ सब कुछ बदल गया है, बस एक तुम ही नहीं बदली। माँ, तुम ठहरी रही और तुम्हारी दुनिया पैरों के नीचे से सरकती चली गई। यह पत्र मैं ड्राइवर के हाथों भेज रही हूँ। माँ, मैं फिर से निवेदन करती हूँ कि अब झगड़ा खत्म करो और आकर मुझे आशीर्वाद दो
शेष तुमसे मिलने पर तुम्हारी नालायक। हाँ जी, धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर शील कौशिक जी अपनी योग्यता का पाठ करेंगी। इनके बाद योगराज प्रभाकर जी वो तैयार रहे। योगराज प्रभाकर। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बदलती प्रश्नावली। स्वाति 8वीं कक्षा में आ गई है। महामारी आने के साथ उसके शरीर में अब बदलाव आने लगे हैं। स्कूल से लौटने पर मम्मी का पहले की भांति प्रश्न पूछना अब भी जारी है। क्या स्कूल के टॉयलेट में गई थी? कोई शिक्षक तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ता? अकेले में तो नहीं बुलाया तुम्हें? कोई तुम्हारी तरफ घूरता तो नहीं? किसी से तुम खाने की चीजें तो नहीं लेती हो? वैन का ड्राइवर तुम्हें छूने का प्रयास तो नहीं करता? ये मम्मी का क्या हुआ है? पहले तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती थी। स्वाति की झुंझलाहट बढ़ गई। कभी वो समय था जब मम्मी रसोई में रोटियां बेलते हुए प्यारे प्यारे प्रवाह भरे मजेदार और मेरी मनपसंद प्रश्न पूछती थी। बेटी, लंच में क्या खाया? आज मैंने तुम्हारी पसंद का नूडल्स रखे थे, तुम्हें बहुत अच्छे लगे होंगे। म्यूजिक पीरियड में क्या किया? कौन कौन से गेम खेले? आज आर्ट्स एंड क्राफ्ट के पीरियड में क्या बनाया? होमवर्क पूरा न करने पर किसी ने डांटा तो नहीं? और स्वाति, एक बात बता, आज तेरे उस नलायक दोस्त निशान से झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या मम्मी, आप भी ना कितना ख्याल रखती हो मेरा, कहकर स्कूल से लौटने के बाद कंधे से स्कूल बैग उतारते ही वह झट से मम्मी के गले लग जाती। जब कभी मम्मी प्रश्न नहीं भी पूछती थी ना, तो मैं खुद शुरू हो जाती थी। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, निशान से तो आज मैंने पिटाई ही कर डाली। स्वाति यूनिफॉर्म बदलने कमरे में जाने लगी। मम्मी की प्रश्नावली जारी थी। कोई तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा तो नहीं करता? आखिरी प्रश्न पर स्वाति की सांसें अटक गई। वह सचेत हो गई। भाटी सर कंधे से बैग पटक कर बिना यूनिफॉर्म बदले कर दौड़ी आई और फिर से मम्मी के गले लग गई। शानदार। इसके बाद योगराज प्रभाकर जी अपनी लिखोता का पाठ करेंगे। इनके बाद बलराम अग्रवाल जी तैयार हैं। लघु कथा का शीर्षक है जम्बू द्वीपे भारत खंड। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सरकार ने छोटे मोटे अपराध में कैद काट रहे बहुत से कैदियों की सजा माफ कर दी थी। बड़ी जेल से रिहा होने वाले कैदियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। जिस कैदी का नाम पुकारा जाता वह मंच पर पहुंचता। मंत्री जी उसे नसीहत भरी कुछ बातें कहते, कुछ एक से निजी प्रश्न भी पूछे जाते, हाथों में रिहाई का पत्र थमाते और कंधा थपथपाकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते। रिहा होने वाला कैदी खुशी खुशी मंच से उतरकर दूर खड़े अपने परिवारजनों के पास पहुंच जाता। रशीद, बाप का नाम फजलू, मंच से कैदी का नाम पुकारा गया। रशीद, जिसे 7 साल की कैद हुई थी, उत्साहहीन कदमों से मंच पर पहुंचा। उसने सिर झुकाकर मंत्री जी का अभिवादन किया। 4 साल पहले जब ये जेल में आया था तो एकदम अनपढ़ था। आज न केवल ये लिख पढ़ ही सकता है बल्कि वेल्डिंग के काम में भी महारत हासिल कर चुका है, जेल अधिकारी ने मंत्री जी को बताया। किंतु अपनी प्रशंसा सुनकर भी रशीद के सपाट चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। शाबाश कहते हुए जैसे ही मंत्री जी ने उसे रिहाई का पत्र थमाया तो एकदम रशीद की रुलाई फूट पड़ी। अरे अरे, रो क्यों रहे हो? तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, मंत्री जी ने हैरान होकर पूछा। खुशकिस्मत? मैं तो इतना बदकिस्मत हूँ कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मैं तो आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। मगर तुम्हें इस बात का फख्र होना चाहिए कि तुम यहाँ एक कैदी बनकर आए थे, मगर आज एक हुनरमंद कारीगर बनकर लौट रहे हो।
तुम्हें तो सरकार का एहसानमंद होना चाहिए। भरे गले से रशीद ने कहा, काश कि ये सरकार ये शिक्षण और प्रशिक्षण मुझे पहले दे देती, तो ना मैं कभी अपराधी बनता और शायद आज मेरे माँ बाप भी जिंदा हो। बहुत धन्यवाद योगार्थ कुमार जी। इसके बाद बलराम अग्रवाल जी अपनी लघु कथा का पाठ करेंगे। इनके बाद डॉक्टर अशोक भाटिया जी तैयार हैं। लघु कथा का शीर्षक है वैशाख नंदन। खुले मैदान में तब्दील हो चुका निष्पीड़ित पाठ। प्रवेश करते ही सरल ने सवाल उठाया, सुन, उस कोने में लेट बैठकर जो अंकल जी अखबार मैगजीन पढ़ते रहते थे दिन भर, सवाल को पूरा करते हुए दर्शन ने पूछा, लंबे लंबे गोरे गोरे से? हाँ वही, नजर नहीं आ रहे 3-4 दिन से। 3-4 दिन से? बुद्धू, उन्हें गए हुए 1 हफ्ता बीत गया। गए हुए मतलब कहाँ? अनंत यात्रा पर, और कहाँ? तुझे कैसे मालूम? हमारे पड़ोस में ही तो रहते थे। पड़ोस में रहते थे, तूने जाहिर नहीं किया तो? जाहिर? उन महाशय की नजर में अपने खुद के घर वाले किसी गिनती में नहीं थे, तो हमारी क्या दशा? दर्शन बोला, वो समझते थे कि दुनिया में एक वही पढ़े लिखे थे और समझदार थे, बाकी सब के सब जाहिल और गंवार। इसलिए चटाई और अखबार उठाकर यहाँ आ पड़ते थे। यहाँ भी देखते कब थे किसी की तरफ। ओ, ऐसे ही एक अंकल हमारे भी पड़ोसी हैं, पूरे दिन रामायण में घुसे रहते हैं। साथ आए निरंकार ने कहा, जोर जोर से बोलते हैं। कुछ लोग अपनी ही दुनिया में बने रहते हैं यार। दर्शन ने कहा, उधर उन वैशाख नंदन को देख, पेड़ की छाएं छोड़कर योग मुद्रा में खड़े हैं, धीर गंभीर शांत, हरी घास के स्वाद से, फूलों की रंगत से, चिड़ियों की चहचहाट से सबसे बेखबर, अकेले निस्तार। ऐसे लोगों के रहने की किसी को क्या खुशी और चले जाने का किसी को क्या गम। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम अग्रवाल जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया जी को कि वो जो ये लघु कथा सेशन है हिंदी वाला, इसकी लास्ट कहानी लघु कथा है जी डॉक्टर अशोक भाटिया। सूत्रधार, वह बड़े बड़े डग भरता हुआ आसमान से नीचे आया। जहां उतरा वहां पिछले दिनों बम ब्लास्ट से कई लोग मारे गए थे। उसे देखकर एक वर्दीधारी इधर भागा हुआ आया। उसके हाथ में मोर्टार था, आंखों में घृणा और क्रोध की काली नदी। उसने देखा कोई 100 फुट ऊंची प्रतिमा जैसा विचित्र व्यक्ति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आंखें आधी खुली आधी मूंदी, कंधों तक फैले बाल मानो उसके विवेक को संभाले हुए, और घुटनों तक झक सफेद दाढ़ी मानो ज्ञान के विस्तार को दर्शा रही थी। कौन है आप और हमारे मुल्क में क्यों आए? वर्दीधारी ने डर, हैरानी और चेतावनी के स्वर में पूछा। मैं तो फकीर हूं भाई, आज यहाँ कल वहां, लेकिन आप यह मोर्टार किस लिए रखे? आंखों में नफरत और गुस्सा किस लिए? ये दूसरे मजहब वालों को खत्म करने के लिए है। इतने में वर्दीधारी के कई साथी अपने आका के साथ पहुंच गए। आपका मजहब क्या कहता है? फकीर ने आका से पूछा। दूसरे मजहब के लोगों को खत्म करना, आका दृढ़ता से बोला। दूसरे धर्म वाले भी धर्म का यही मकसद बनाते जा रहे हैं, क्या यह ठीक है? बोलो। आका से तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। विचित्र व्यक्ति ने तब अपनी आंखों को क्षितिज तक विस्तार दिया और कहा, देखो मेरी आंखों में, दूर तक फैली जिन लोगों की ये कब्रें हैं, हजारों सालों में इन्होंने दूसरे धर्म वालों से लड़ते हुए अपनी जान कमाई। ना इन्हें कुछ नसीब हुआ, ना इनके परिवार या मुल्क को।
आप धर्म को लेकर अभी तक वहीं खड़े हैं जहां हजारों साल पहले आपके पूर्वज खड़े थे। वर्दीधारी देखकर हैरान थे। कई देशों के करोड़ों लोगों की कब्रों की एक विशाल रील उस फकीर की आंखों से गुजर रही थी। यह देखकर कुछ ने आंखें बंद कर ली तो कुछ की आंखें फटी की फटी रह गई। फकीर ने इस बार अपनी नाक को दूर तक फैलाकर जमीन पर लगाया, फिर जोर से निश्वास लेकर सांस छोड़ी। वातावरण में बहुत घनी और तीखी दुर्गंध फैल गई। यह हजारों साल से धर्म और मजहब के नाम पर जो मारकाट होती रही उसकी बदबू है। अब भी तुम लोग इसे लगातार बढ़ाते जा रहे हो। सभी वर्दीधारियों ने अपने बाजू अपनी नाक पर रख लिए, पर इतनी घनी और तीखी दुर्गंध से वे बच न सके। फकीर ने एक बार फिर अपने कान को सुदूर विस्तार दिया, जमीन से लगाया, थोड़ी देर बाद ऊपर उठाया। वातावरण में पिछले सैकड़ों वर्षों में किए गए हमलों, बम धमाकों वगैरह की भयंकर आवाजें आने लगी। पृथ्वी कांप उठी। सभी वर्दीधारियों ने भय के मारे कानों में उंगलियां ठूस ली और आंखें मीच ली, पर भयंकर आवाजें उन्हें दुनिया के भयंकर इतिहास का एहसास कराती रही। थोड़ी देर में भयावह शोर थमा, सन्नाटे ने जगह ली। फकीर ने धीरे से कहा, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तुम्हारे पूर्वजों को। नरक भोग कर और अपने मुल्क को नरक बनाकर गए। तुम भी अपनी राह बदल लो, अब भी सोच लो, वरना यह पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। कहकर फकीर तेजी से सूक्ष्म होता हुआ वातावरण में विलीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभवालिया जी। हिंदी ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ अपना जो अज का पहला सैशन से लगभग समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है।